तो हमारी सेल का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसा कि आपको सेल के अंदर दिखाई दिया होगा, सेंटर के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। द न्यूक्लियस इज लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द सेल। सभी सेल्स को, अगर सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाए तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर एक स्फेरिकल कंपोनेंट दिखाई देता है हमारे सेल का, वो होता है हमारा न्यूक्लियस। चलिए अब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। न्यूक्लियस जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और हमारी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोरस होती है, यानी इसमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, डबल लेयर्ड होती है, पूरे न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट रखती है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। परंतु कैसी होती है? पोरस होती है। पोर्स होने के कारण जो मटेरियल का ट्रांसफ़र है विद इन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के बाहर वो आसानी से हो पाता है। तो न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग, न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैसी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? डबल लेयर्ड होती है एंड पोरस होती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। पोरस होने के कारण, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमारी सेमी परमिएबल थी, लेकिन जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कैसी है? पोरस है। तो ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं ये मटेरियल के ट्रांसफ़र में, यानी न्यूक्लियस से बाहर या बाहर से न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल के ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ये पोर्स। आइए देखते हैं इस ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किन किन कंपोनेंट्स को, न्यूक्लियस के किन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को कवर अप रखती है। तो न्यूक्लियस के जो बाकी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल्स। तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं हमारे न्यूक्लियस के। दीज आर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल्स। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो हमारे न्यूक्लियस का लिक्विड कंटेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? दिस इज द लिक्विड कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, देन इसके बाद में आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है न्यूक्लियस के अंदर, राउंड ब्लैक वाले, दीज ऑल आर न्यूक्लियोलस। एंड जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इस न्यूक्लियस के अंदर, दीज ऑल आर क्रोमेटिन मटेरियल्स। आइए इनकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी करते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोटीन्स एंड आरएनए के बने होते हैं। जो न्यूक्लियस है, जो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, जिसके चारों तरफ पोरस न्यूक्लियर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस बने हुए होते हैं प्रोटीन्स एंड आरएनए के। आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो है वो राइबोसोम फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंट साइट है, यानी कि न्यूक्लियोलस जो कि आरएनए एंड प्रोटीन्स के बने हुए हैं वो हेल्प करते हैं राइबोसोम के फॉर्मेशन में। आरएनए एक्ट एज साइट ऑफ राइबोसोम्स फॉर्मेशन। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था न्यूक्लियस का, वो क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल्स। हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमें कुछ एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल्स। तो इट इज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल्स। स्टूडेंट, यहाँ आपको हम एक इंपॉर्टेंट फीचर बताना चाहेंगे क्रोमेटिन मटेरियल का। आप सभी जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर लाइफ की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो ग्रो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड रिपेयरिंग का फंक्शन होता है। अगर आपको कभी कोई कट लग जाता है तो वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है। क्यों रिपेयर हो जाता है, या हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम ग्रो करते हैं? क्योंकि हमारे सेल डिवाइड होते हैं और सेल डिवीजन के टाइम पर इन क्रोमेटिन मटेरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो उस समय क्रोमेटिन मटेरियल्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है। अगर ये सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो उस केस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल पूरे एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसा कि मैंने इस फर्स्ट डायग्राम में शो किया है, जिसे हमें ए नाम दे देती हूँ। इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स नहीं दिखाई दे रहे। तो क्रोमोसोम्स क्या हैं? जब सेल डिवाइड होने लगता है तो उस समय यही क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को रॉड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज कर लेता है एंड देन इस समय इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना,
क्रोमोसोम्स भी एक्चुअली में क्रोमेटिन मटेरियल हैं, लेकिन जो सेल डिवाइड हो रहे हैं उस समय ये क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को रॉड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज कर लेते हैं और उस समय इन्हें हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स। हमारे ये क्रोमोसोम्स स्टूडेंट्स बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स के। दे आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। Each chromosome is made up of DNA, that is deoxyribonucleic acid and proteins. तो न्यूक्लियस का आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर्ड पोरस मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फर्दर इसके जो लिक्विड कंटेंट है उसे हमने नाम दिया न्यूक्लियोप्लाज्म एंड देन इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस आरएनए एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम्स का फॉर्मेशन। फर्दर हमने बात करी कि न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का एंटेंगल्ड मास दिखाई देता है और जब हमारा सेल डिवाइड होने लगता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को रॉड शेप में अरेंज कर लेता है एंड देन इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो हमारे ये क्रोमोसोम्स या फिर हमारे क्रोमेटिन मटेरियल्स बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स के। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। डीएनए जो है इसके अंदर हमारे सेल को कंस्ट्रक्ट करने की एंड ऑर्गेनाइज करने की पूरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। फर्दर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि हमारे डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को हम कहते हैं जीन्स। जीन्स हमारी बॉडी की हेरिडिटी यूनिट है जो कि कैरेक्टरिस्टिक को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी डिटेल स्टडी हम अपनी हायर क्लास यानी कि 10th में करेंगे। अभी आपको जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स ही हमारे जीन होते हैं। तो ये यहाँ पर हमने डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया है जिसके अंदर हमने बताया है कि डीएनए के अंदर शुगर एंड फॉस्फेट की एक बैकबोन होती है जो कि हेलिकली अरेंज होती है और इसके अलावा एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन नाम के 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं और डीएनए की ऐसी फंक्शनल यूनिट्स जो हैं वो बनाती हैं हमारे जीन्स। तो ये था हमारे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की पूरी बात जिसमें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे। अब हम बात करेंगे इस न्यूक्लियस का हमारे सेल के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं। तो न्यूक्लियस के फंक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि जो न्यूक्लियस है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्दर हमारे जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होनी है सेल के अंदर उनको ये डायरेक्ट करता है। जितनी भी सेल की केमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको डायरेक्ट करता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो है वो हमारे सेल के ब्रेन की तरह काम करता है और डिटरमाइन करता है कि सेल जो है वो मैच्योर होकर क्या शेप लेगी और क्या फॉर्म लेगी। यानी सेल की जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए डायरेक्शन कौन देता है? न्यूक्लियस। फर्दर सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और इम्पॉर्टेंट फंक्शन लास्ट, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे जीन्स जो कि हमारी हेरिडिटी यूनिट है। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हमारे न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट फंक्शन। हम हमारे न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कह सकते हैं क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। फर्दर जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको डायरेक्ट करता है न्यूक्लियस और डिटरमाइन करता है कि सेल कौन सी शेप लेगा एंड कौन सी फॉर्म बनाएगा। फर्दर हमारी सेलुलर रिप्रोडक्शन के अंदर भी न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड देन क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है हमारा हेरिडिटी मटीरियल, इसलिए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफ़र होगा उसे भी कंट्रोल करता है यही न्यूक्लियस। तो ये था इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे सेल का न्यूक्लियस। अब तक हम 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की स्टडी कर चुके हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दूसरा न्यूक्लियस। अब मैं आपको क्या स्टूडेंट सारे ही सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे ही सेल प्रेजेंट हैं क्या वो सभी एक जैसे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हमारे प्रोकैरियोट्स उनके सेल एंड जो यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं उनके सेल के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। और सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? इस न्यूक्लियर रीजन के अंदर ही सबसे बेसिक डिफरेंस प्रेजेंट होता है। आइए तो हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस स्लाइड के अंदर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स को। तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स यहाँ पर हमने डायग्राम भी बताया हुआ है। ये हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है और ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर जिसके अंदर हम बताते हैं आपको, जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं
वो साइज़ में छोटे होते हैं, दैट इज़ 1 से लेकर 10 म्यूएम तक। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो साइज़ में लार्ज होते हैं, दैट इज़ 5 to 100 म्यूएम तक। देन न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनके न्यूक्लियर रीजन के अंदर किसी भी टाइप की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट नहीं होता। जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी शो किया गया है कि जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसे सिर्फ न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और ये क्यों नहीं वेल डिफाइंड होता? क्योंकि इसके चारों तरफ किसी भी टाइप की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने के कारण इनका जो ये न्यूक्लियर रीजन है ये वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियस की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केवल सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जैसा कि यहाँ आप एक डायग्राम में देख रहे हैं, केवल एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट है हमारे इन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। लेकिन अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करती हूँ तो यहाँ पर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंट क्या है? इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं तो इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किसी भी टाइप के मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स एडवांस ऑर्गेनिज्म का फीचर है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के फीचर हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.